गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पूर्णिमा महतो, टाटा आर्चरी एकेडमी की कोच हूँ। इस साल जैसे कोविड-19 के चलते हम लोगों का यहाँ पे जो समर कैंप एवरी ईयर होता है वो नहीं हो रहा है, तो कुछ हम लोग ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों को बेसिक आर्चरी के स्टेप्स बताना चाहेंगे जो इजीली आप लोग घर पे रह के ये कर सकते हैं, और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो आप ग्राउंड में जाके कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और आगे तक इसे आप लोग देखते रहिए। मैं कुछ आर्चरी के बारे में बताना चाहूँगी। ये आर्चरी में रिकर्व, इंडियन राउंड और कंपाउंड होता है। तो ये हमारा टारगेट फेस है। ये एक्चुअली इंडियन राउंड और रिकर्व में लगता है, और जो कंपाउंड का है वो उससे छोटा फेस लगता है। तो इसमें देखिए 4 कलर का डिवाइडेड है, इसमें 2-2 पॉइंट्स करके है जो 1 से लेके 10 तक है। हम लोग का इंडियन राउंड में 3 एरो का शूट किया जाता है 12 राउंड तक, जिसमें 36 एरो होता है, और रिकर्व और कंपाउंड में 6 एरो शूट किया जाता है 6 राउंड तक। तो 36 का पूरा टोटल 360 होता है, और उसमें जो आप स्कोर 36 एरो में स्कोर मारते हैं उसका रैंकिंग होता है, उस बेस पे आपको रैंक मिलता है। तो ये है। और बेसिक अभी आप नेक्स्ट मिस्टर अनिल कुमार जो टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच है, उससे आप सेफ्टी के बारे में जानिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज सेफ्टी के बारे में बताऊंगा। सेफ्टी में सबसे पहले हम ग्राउंड FOP के बारे में बताएंगे। फील्ड ऑफ प्ले। फील्ड ऑफ प्ले में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि डिस्टेंस में टारगेट जो लगे रहते हैं, जैसे एक डिस्टेंस में 30 मीटर एक टारगेट लगा है, एक 60 लगा है, एक 70 लगा है। तो जब डिस्टेंस में टारगेट लगे रहते हैं तो उसमें 10 से 20 मीटर का गैप रहना चाहिए एक टारगेट से। और दूसरा चीज़ है कि ग्राउंड के लास्ट में दोनों तरफ एक फ्लैग लगता है रेड कलर का, जो टारगेट से 15 मीटर दूर पे लगे रहते हैं, और उसमें इसलिए लगे रहते हैं कि ताकि जो भी घूम रहे हो या ग्राउंड में हो जो भी हो उस टारगेट के पीछे ना जाएं। अब मैं आता हूँ ग्राउंड में इक्विपमेंट से रिलेटेड। बच्चे लोग को जब भी आते हैं सबसे पहले अपना इक्विपमेंट चेक करना चाहिए। बाद उसमें सब देखना चाहिए कि उसका इक्विपमेंट सारा कुछ सही है कि नहीं, एरो, नोक, फ्लैच, बो, लिम में अगर सब कुछ सही है कि नहीं, और स्ट्रिंग। और उसके बाद बच्चे लोगों को शूटिंग के लिए सबसे पहला चीज़ है कि वार्म अप, अपना प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, और उसके बाद शूटिंग स्टार्ट करना चाहिए। शूटिंग टाइम से होता है, विशल के साथ जो 4 मिनट का मिलता है, और सब बच्चे लोग एक साथ ही जाते हैं एरो कलेक्ट करने के लिए। उसमें ये ध्यान देना है कि जब बच्चे एरो निकाल रहे हैं टारगेट से तो पीछे कोई ना रहे, क्योंकि अगर पीछे खड़े रहेंगे और वो टारगेट से अगर एरो निकालेंगे तो उसके फेस में कहीं भी, आँख में, नाक में कहीं भी लग सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि जब वापस आएँ तो वापस अपना इक्विपमेंट चेक, एरो, फ्लैश देखते हुए वापस आना चाहिए। और उसके बाद और जब शूटिंग करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को ज़्यादा हाथ ऊपर उठा के ड्रॉ नहीं करना चाहिए, जो कि एंगल ऊपर रहता है, तो अगर पीछे जाएगा तो भी लग सकता है किसी को एरो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी हम लोग जानेंगे कि आर्चरी में मतलब स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग किस तरह का वार्म अप या स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि बेसिक बच्चे अगर वो नहीं करते हैं तो बहुत सारे इंजरी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर शोल्डर इंजरी आ सकते हैं, बॉडी पार्ट का सही मूवमेंट होना नहीं होना, उसमें हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी लॉकडाउन के दौरान हम लोग घर में रह करके किस तरह का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जो आगे जा करके अच्छा आर्चर के मतलब फील्ड में जा सकें और उसका तैयारी भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जनरल वार्म अप करेंगे जो आर्चरी से जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट वार्म अप है जो आर्चरी में हम लोग ट्यूब के साथ करते हैं, ताकि नए बच्चे में शोल्डर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका शोल्डर में पावर आना है, तो हम लोग उसको हमेशा इस तरह से करते हैं ताकि कभी भी हम लोग को कोई बच्चे में ये ना हो कि किसी का शोल्डर कमज़ोर है तो वो वर्कआउट नहीं कर पा रहा है या फिर इक्विपमेंट नहीं संभाल पाएगा। तो उससे पहले हम लोग इसको तैयार करते हैं ताकि ये कंटिन्यू कर सके। ये एक रिपीटिशन का तौर पे है कि आप मान ली 10 टाइम कर रहे हैं या 12 टाइम या 15 टाइम, जस्ट उसके बाद फिर चेंज करते हैं। तो फिर ये फर्स्ट करने के बाद फिर सेकंड मूवमेंट में जाएंगे। देख रहे हैं ये फ्रंट से वो हैंड स्ट्रेट होना चाहिए, और वो जब भी पुल करके वापस आता है तो चेस्ट में टच होना चाहिए ताकि पूरा वर्कआउट हो पाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 पोस्चर में देख रहे हैं 1 हैंड साइड करते हैं हम लोग, ताकि एक हैंड स्टॉप रहता है, दूसरा हैंड वर्कआउट करता है, उसमें मसल्स इजीली ग्रो करते हैं और पावर डेवलप होता है। उसी के दौरान फिर साइड चेंज होता है, जो राइट हैंड स्टॉप करने के बाद लेफ्ट हैंड का वर्कआउट होता है।
तो इस तरह से हम लोग हर स्टेप को स्लो स्टार्ट करेंगे, तो कम से कम रिपीटिशन करेंगे। जैसे जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं डे बाय डे, तो वो आगे जा कर के बढ़ा सकते हैं हम लोग। उसको स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, हर बच्चे के लिए अलग अलग नहीं है सेम टाइप का, क्योंकि ये स्टार्टिंग बेसिक रूल्स है। अब बेसिक स्ट्रेचिंग होता है हम लोग आर्चरी के लिए, ठीक है। इसके बाद चेंज करेंगे फॉर ये साइड स्ट्रेचिंग एंड हाफ है, क्योंकि इसमें एक हैंड स्टॉप रहने के बाद हाफ वर्कआउट होता है। उसमें भी स्ट्रेंथ बैक साइड का अपर पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें फिर साइड चेंज करेंगे। अब इसके ये जानना है कि इसे कैसे आर्चरी से जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए जो स्ट्रेचिंग इसके बाद आ रहा है तो वो आर्चरी से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग इसमें भी हम लोग शोल्डर स्ट्रेंथ के साथ, और हम लोग उसको ये सिखाते हैं कि आपको वर्कआउट तो करना है, वर्कआउट करने के बाद भी आपका पोस्चर किस तरह से आना चाहिए। तो उसको ध्यान रखते हुए वो ये आपको अभी जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, स्ट्रेचिंग ही है, बट वो इक्विपमेंट रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्टेबल है लेफ्ट हैंड, क्योंकि हम लोग को इक्विपमेंट के साथ भी लेफ्ट हैंड को स्टॉप रखना है एमिंग के दौरान, तो उसका आदत इसी से बन जाता है। हम लोग को बैक साइड का पोस्चर अच्छा हो जाता है, डेवलप होता है, मसल्स इंजरी नहीं होंगे। इसी वजह से हम लोग इसको पहले पर्टिकुलर बैक साइड को स्ट्रांग या बैक सर्कुलर को चेंज करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। अब इसी पे फिर चेंज करके फ्रंट साइड भी करते हैं। सेम प्रोसीजर है, जैन बैक साइड था वो फ्रंट साइड है। तो इसमें हम लोगों को मतलब ड्राइंग पॉइंट का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि हम लोग किस तरह से ड्राइंग पॉइंट बना सकते हैं। इसमें एक स्ट्रेचिंग भी हो जाता है वर्कआउट के साथ साथ। उसके बाद इस प्रोसीजर को बाद में हम लोग इक्विपमेंट के साथ भी अप्लाई करते हैं। दोनों साइड ही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मसल्स स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक को हम लोग करने के बाद दूसरे को रिलैक्स नहीं छोड़ सकते। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी हम लोग करते हैं तो बॉडी हमेशा नॉर्मल पोस्चर पे रहे, सांस के काउंटिंग के साथ रिलैक्स रहे, हमेशा खासा ध्यान रखना पड़ता है, ताकि नए बच्चे में ये क्या होता है कि करते करते मतलब एक्साइटमेंट में कुछ गलत ना कर दें, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब अभी जो हम लोग जनरल एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग इसलिए ये सब कराते हैं ताकि हम लोग आगे जाके आर्चरी के फील्ड में उस तरह का प्रोसीजर यूज करते हैं। अभी देखेंगे कि हम लोग किस तरह से आर्चरी को स्टार्ट करने से पहले टी एक्सरसाइज से हम लोग बो के लिए वर्कआउट करते हैं। तो उससे पहले देख रहे हैं कि दोनों शोल्डर इसके स्टेबल रखे हुए हैं, दोनों ही हाथ स्टेबल हैं, इसलिए क्योंकि जब हम लोग इक्विपमेंट जब उठाएंगे तो हम लोग को इसका हेल्प लेना पड़ता है, इसी वजह से। उसके बाद लेफ़्ट साइड मूवमेंट करते हैं, ओनली नेक लेफ़्ट साइड होना है। उसके बाद राइट हैंड क्लोज होकर चिन के नीचे आता है। ये पोस्चर हम लोग जिससे बोलते हैं कि टी एक्सरसाइज होता है। इसमें होल्डिंग का बैलेंस आना है, उसमें एमिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखने के लिए हम लोग सिखाते हैं बच्चे को पहले। इसके बाद इक्विपमेंट के साथ हमारे सर आएंगे बताने के लिए आपको, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो सके कि ताकि कैसे आर्चरी का बेसिक स्टार्टिंग होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। तो इसी बीच हमारे साथ अभी जुड़ेंगे हमारे सर धर्मेंद्र तिवारी, जो टाटा स्टील के चीफ कोच हैं। गुड मॉर्निंग, मैं धर्मेंद्र तिवारी, टाटा आर्चरी एकेडमी हेड कोच। अभी आपको आर्चरी का बेसिक्स जो 8 साल से 18 साल के बच्चों जो समर वेकेशन में आते हैं उनके लिए मैं बेसिक्स में क्या होता है आर्चरी टेक्निक में या बेसिक्स में और क्या करना चाहिए उस विषय में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले कोई भी न्यू आर्चर आता है तो सबसे पहले ज़रूरत होता है कि बच्चों को आर्चरी एक जस्ट लाइक खड़ा होकर स्टैटिक गेम है। तो बच्चे आते साथ सबसे पहले तो कुछ दिन करते हैं, लेकिन उसके बाद बोरिंग फील करना चालू करते हैं। तो ज़रूरत होता है कि नए बच्चों को, खास करके जो छोटे बच्चे हैं 13 साल से अंडर, उनको थोड़ा बीच बीच में शूटिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। और शूटिंग भी मैं समझता हूँ कि तुरंत तो वो खींच नहीं पाएंगे। हाँ, उनको जब भी नए बच्चे आते हैं उनको जितना हो सके लाइट पाउंडेज का वो देना चाहिए, चाहे इंडियन राउंड का हो, चाहे जितना, अगर 13 साल के नीचे हैं तो उनको 32 पाउंडेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, हो सके तो 22-18 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर हो। तो मैं अभी बेसिक्स में कुछ चीज़ बताऊंगा, जो छोटे बच्चे आते हैं उनको क्या क्या चीज़ बेसिक्स में कराना चाहिए। तो अभी मैं आपको आर्चरी का बेसिक्स 10 स्टेप बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आर्चरी में बेसिक्स 10 स्टेप में खड़े होना, उसके बाद होता है हुक एंड ग्रिप, स्ट्रिंग को हुक करना और ग्रिप बो को पकड़ना, हैंडल को। उसके बाद सेकेंड थर्ड में आ जाता है आपका बो रेस एंड फर्स्ट एम।
उसके बाद फोर्थ में आपका आ जाता है ड्रॉ। ड्रॉ जितना आपका स्मूथ होगा एंड पुश एंड पुल दोनों 50-50% होना चाहिए, जिसका आपका टी स्टैंड उतना प्रॉपर रहे, स्ट्रेट रहे। ड्रॉ के बाद आपका आता है एंकरिंग, एंकर बैठाना, और बार बार सेम बैठे। और बेसिक्स में मैं समझता हूँ कि मिडिल एंड साइड एंकर होता है, बट बेसिक्स में जितना हो सके मिडिल एंकर सिखाए नए बच्चों को तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद ड्रॉ एंकरिंग के बाद होता है फाइनल एम। फाइनल एम के बाद होता है आपका टाइटनेस एंड होल्डिंग, एंड टाइटनेस एंड होल्डिंग के बाद होता है रिलीज, एंड लास्ट में होता है फॉलो थ्रू। किसी भी गेम में फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो थ्रू से आदमी को बेसिक्स पता चल जाता है कि यस मेरा शॉट परफेक्ट गया या कुछ सम मिस्टेक था। तो उसी तरह मैं बेसिक्स 10 स्टेप में पार्ट बाय पार्ट क्या चीज़ मेजर चीज़ ध्यान देना चाहिए उस विषय में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको खड़ा जो होना चाहिए, स्क्वायर स्टैंडिंग, जितना आपका शोल्डर वाइडर है उतना पाँव फैलना चाहिए, पंजा थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, आपका जो कंफर्टेबल पोजीशन हो। दूसरा चीज़ ध्यान देना चाहिए, बॉडी वेट जो रहे फुट में 60% और हिल में 40%। उसी तरह आपका शोल्डर, हिप, जॉइंट और हिल जितना हो सके वन लेन होना चाहिए। आपको लचक के नहीं खड़ा होना है या बहुत ज़्यादा झुक के नहीं खड़ा होना है, जितना सीधा हो उतना बेटर हो। हाँ, हल्का सा सामने रहे चलेगा, बट पीछे बैक नहीं होना चाहिए। स्टैंडिंग के बाद आपका हो गया ग्रिप एंड हुक। तो बेसिक्स में आपको नॉर्मल जो नए बच्चे आते हैं जस्ट नॉर्मल ग्रिप, आराम से जो 45 एंगल में पकड़ पाए, और डबल ग्रिप। डबल ग्रिप मीन्स सिंगल ग्रिप होता है ये जो लाइफ लाइन है इसका मिडिल में, बट डबल ग्रिप लाइफ लाइन का अंडर तक होता है। करके अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए डबल ग्रिप है। उसके बाद हो गया आपका हुक। हुक जो होता है आपका बेसिकली ध्यान देना चाहिए, ये जो फर्स्ट दागी है ये इसमें होना चाहिए, बट क्या होता है कि इसमें आगे चल के प्रॉब्लम आता है। कुछ दिन के बाद चलाते चलाते वो घिस जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो बेटर होता है कि बेसिक्स नए बच्चों को थोड़ा सा डीप हुक सिखाना चाहिए, हल्का सा लाइन से थोड़ा अंदर, मिडिल वाला फिंगर भी थोड़ा ज़्यादा अंदर, लास्ट फिंगर में थोड़ा सा बाहर। बेसिक्स में इसको ध्यान देना चाहिए। उस ग्रिप हुक के बाद होता है प्रिपरेशन। थोड़ा प्रिपरेट करो, ये 45 डिग्री में प्रिपरेशन होना चाहिए। एल्बो जो होना चाहिए एरो लाइन में होना चाहिए। उसके बाद होता है बो रेस। बो रेस में जितना हो सके आपको राइट एल्बो से बो को उठाना है, राइट एल्बो एंड शोल्डर। तो इधर 60%, इधर 40%, ज़्यादा राइट हैंड का लोड होना चाहिए। उसके बाद होता है बो रेस एंड फर्स्ट एम, हल्का सा फर्स्ट एम ले लिए। उसके बाद होता है ड्रॉ। ड्रॉ जितना आपका पुश एंड पुल दोनों 50-50%, और जितना स्मूथ ड्रॉ होगा उतना अच्छा है, और बॉडी पोजीशन जितना सेम रहे। उसके बाद आपका आता है एंकरिंग। ये हो गया एंकर जॉ बन का नीचे, और इसको बोलते हैं मिडिल एंकर। थोड़ा साइड एंकर करके दिखाओ। ये हो गया थोड़ा साइड में बैठा, इसको बोलते हैं साइड एंकर। बट बेसिक बच्चों को जितना मिडिल एंकर सिखाइएगा ज़्यादा बेटर है। उसके बाद होता है आपका एंकरिंग के बाद फाइनल एम। फाइनल एम के बाद होता है टाइटनेस एंड होल्डिंग। उसके बाद होता है रिलीज एंड फॉलो थ्रू। तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिक्स में रिलीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो रिलीज करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको रबर टी में जो बच्चा, इससे पहले जो बच्चे आके आपको रबर टी में एक्सरसाइज बता रहे थे, लास्ट में जो एंकर कर रहे थे, एंकर के बाद रिलीज प्रैक्टिस होता है। तो उसको सबसे पहले रबर टी में आपको दिखाएंगे कि रबर टी पकड़ो, तो इसको रबर बैंड को थोड़ा छोटा करके, थोड़ा छोटा कर दो और थोड़ा छोटा। अब इसको जस्ट हाफ एल्बो का थोड़ा पीछे तक खींचते हुए रिलीज करना है पीछे। तो इसमें ध्यान देना है। बेसिकली बहुत लोग क्या होता है रिलीज करते समय फिंगर को यूज करते हैं, खींच देते हैं, वो बहुत ही खराब है। वैसा आर्चर का एरो कहीं भी भाग सकता है, उसमें खिंचाने का डर रहता है, दूसरा छूट के आने का चांसेस रहता है। दूसरा होता है हल्का सा खुला फिर आया, वो तब भी चलेगा नए नए बच्चों के लिए, बट वो भी अच्छा नहीं है। तीसरा होता है कि हल्का पीछे बैक टेंशन, पुश पुल दोनों मेंटेन है, बैक को मेंटेन रखते हुए रिलैक्स करना फिंगर को, ये बेस्ट होता है। तो बट ये प्रैक्टिस आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो अभी आपको ये बच्ची आपको दिखला रही है कि कैसे बेसिक्स में रिलीज प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज, खींचते हुए रिलीज,
हल्का सा खींचते हुए फाइनल जगह में हल्का सा स्टॉप करना है, बट आपका अंदर का मसल मेंटेन रिलीज। ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज हो गया एंकर में बैठा के, लेफ्ट हैंड हल्का सा फोल्ड कर लेना है, मेंटेन रिलीज। सेकेंड एक्सरसाइज ये हो गया रिलीज प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद आप इससे एडवांस लेवल में जाइएगा तो इसी चीज को बो के साथ करना है। धनुष पकड़ो, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जो रबर ट्यूब में किए, रिलीज। सेकेंड एक्सरसाइज करके दिखाओ। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉ प्रैक्टिस। है कि ड्रॉ प्रैक्टिस से ही आपका स्ट्रेंथ डेवलप होगा। रबर ट्यूब तो बहुत लाइट होता है इसलिए लोग इजीली कर लेते हैं, उसमें अपना पोस्चर सही कर लिए। बट जब धनुष का होता है हार्ड होता है, वजन भी रहता है 2 से 2.25 kg। उसके बाद पाउंडेज उसका अलग अलग रहता है। खास करके जो बिगनर्स बच्चे आते हैं, छोटे साल 9 साल 10 साल के बच्चों, उनको आपको जितना हो सके लाइट पाउंडेज 18 पाउंडेज 20 पाउंडेज 22 पाउंडेज देना चाहिए। जैसे अभी ये सीनियर आर्चर है तो 40 पाउंडेज चला रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आप देखिएगा गर्ल्स 40 42 चलाती हैं, कोई 44। उसी तरह मेन साइड में देखिएगा तो 42, एवरेज में 44 और कोई 46 भी चलाता है। उसी तरह आपका हाथ का लंबा ये सब भी डिपेंड करता है। तो सेकेंड एक्सरसाइज हम बोलेंगे बो ड्रॉ प्रैक्टिस। तो बो ड्रॉ में जैसे हम लोग खास करके नए बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि जस्ट ड्रॉ एंकर होल्ड, ड्रॉ एंकर होल्ड। जब होल्डिंग करेंगे एक चीज़ ध्यान देना है, ये आपको स्ट्रिंग को अगर साइड नहीं भी है तो हैंडल का बीच में मिलाना है बार बार सेम, क्योंकि आपका पोजीशन बार बार सेम आ रहा हो। क्या कि अगर स्ट्रिंग आपका लेफ्ट राइट होते रहेगा तो आपका डिस्टेंस जब जाइएगा तो एरो भी लेफ्ट राइट मूव करेगा, भागेगा। इसलिए बार बार शुरू से आदत डालना कि उसको बार बार सेम रहे। उसके बाद डाउन। एक एक्सरसाइज हो गया आपका, एक तो होल्डिंग। शुरू में आपको इसको धीरे धीरे करके, शुरू में तो सीधा नहीं होगा बट धीरे धीरे करके जितना स्ट्रेट होगा धीरे धीरे करके आपको 10 सेकेंड करके होल्ड कीजिए, फिर 10 सेकेंड रेस्ट लीजिए। इसको कम से कम 10 टाइम एट ए टाइम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। और फिर इसको आप जितना सकते हैं दिन भर में 7 बार 8 बार 6 बार जो भी आप सकते हैं धीरे धीरे करके कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। दूसरा एक्सरसाइज हम बोलेंगे ग्रिप का, क्योंकि बो जंप आर्चरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जो भी लोग शूट करते हैं, जो सीनियर आर्चर हैं, सबका बो जंप फ्रंट के साइड जाता है, टारगेट की तरफ। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बो आप छूटते समय पकड़िएगा तो आपको एम हिल जाएगा, एम हिलेगा तो आपका एरो भी मिस्टेक होगा। इसलिए बो को जस्ट प्रेस पुश करके रखना है, प्रेशर पॉइंट जो है उसको महसूस करना है। बट आपका चारों फिंगर रिलैक्स, जस्ट ए थंब फिंगर कोई रिलैक्स रखता है और कोई हल्का मेंटेन रखता है। मेंटेन का मतलब ये नहीं कि स्टीप करना है या टाइट करना है, रिलैक्स रख के जस्ट मेंटेन रखना है कि पावर जो है अंदर की तरफ रहे। तो दूसरा एक्सरसाइज अभी हम बताएंगे बो जंप। हम बो पकड़ेंगे, तुम बो जंप कराओ। नहीं जस्ट 45 डिग्री नीचे में पहले 45 डिग्री एंगल में प्रैक्टिस करना है। देखिए कैसे बो जंप कर रहा। अब इसको स्लिंगर पहन के दिखलाओ। देखिए नॉर्मल इंसान जब भी खड़े रहता है, नॉर्मल हाथ कैसे रहता है, फिंगर देखिए एकदम रिलैक्स मोड में चारों फिंगर। तो बो के साथ भी सेम वैसे ही रहना चाहिए, थंब जस्ट हल्का सा मेंटेन रहेगा। अब देखिए कैसे बो जंप कर रहा। बो को पकड़ना नहीं है, फ्रीली जाने देना है। उसी तरह सीधा करके दिखाओ, ड्राइंग पोजीशन में, ज़्यादा नहीं खींचना है। हाँ देखिए कैसे जंप कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जितना आप कीजिएगा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शूटिंग। जब भी आप शूटिंग करते हैं, खास करके न्यू बच्चे जो आते हैं, छोटे बच्चे 8 साल 9 साल, तो अभी देखिए इसको बोलते हैं नॉकिंग पॉइंट। ये जो नॉक लगा हुआ है इसको बोलते हैं नॉक। ये जो है ऊपर नीचे धागा से थोड़ा बनाया हुआ इसको बोलते हैं नॉकिंग पॉइंट। तो इसमें नए नए बच्चों को तो सिंपल जो हम लोग शूटिंग करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो नए बच्चों को क्या करना चाहिए, सिंपली हुकिंग जो है नीचे करना चाहिए। ऐसे नॉर्मली हम लोग पकड़ते हैं ऐसे, बट नए बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए। उसी तरह ड्रॉ जो है, ड्रॉ शुरू में तुरंत एंकर तो बैठेगा नहीं,
तो शुरू में नए बच्चों को ड्रॉ सिखाना चाहिए जस्ट इधर चीन के पास, नोज से थोड़ा नीचे चीन के पास, और जस्ट एरो से एम लेने, बट एरो से एम बीच में ना लेके हल्का सा डाउन लेना है, ताकि एरो का टेंडेंसी एक्साइटर ऊपर रहता है इसलिए। तो अभी आपको कोमलिका करके दिखलाएगी नीचे, हुकिंग नीचे जैसे बताया। हाँ, जस्ट चीन में एंकर, मिडिल में ही चीन, और ऊपर ऊपर और ऊपर। हाँ, अब एम लेके रिलीज। तो नए बच्चों को इस तरह सिखाना, यहाँ में एंकर। हाँ, जैसे जैसे उनका कंट्रोल बोर्ड ड्रॉ में बढ़ते जाता है तो उसको धीरे धीरे यहाँ से इधर लेके आए, फिर यहाँ से नीचे लेके आए। जितना नेक से सामने रहेगा एंकर और स्ट्रिंग बार बार जितना सेम बैठेगा उतना आपका एंकर सॉलिड होता है। तो आर्चरी में लास्टली में हम यही बोलूँगा कि दो तीन चीज़ बहुत फैक्टर है, खास करके आपका प्रिपरेशन, ड्रॉ, एंकर, और उसमें ज़रूरी है हुक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप बिगनर्स हो, आपके लिए इतना डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है, जैसे जैसे आप कीजिएगा उतना समझ में आने लगेगा। और बस टी स्टैंड्स, बो हैंड, हुक, एंकर और रिलीज एंड फॉलो थ्रू, ये चीज़ आप बेसिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और घर में रह के आप आराम से कम अगर शूटिंग नहीं भी तो आप घर में बोर्ड ड्रॉ, कुछ फिजिकल, कुछ रबड़ स्ट्रेचिंग, कुछ योगा आप कर सकते हैं। घर में आप रह के आप इसको एंजॉय कीजिए। आर्चरी बहुत अच्छा गेम है। थैंक यू।